डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह बेसिक इलेक्ट्रिकल सीरीज पार्ट 3 से संबंधित है। इसके पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट 1, पार्ट 2 में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे, जो कि यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल या आपके सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आइए बेसिक इलेक्ट्रिकल का नेक्स्ट पार्ट 3 देखा जाए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि या तो लास्ट ईयर एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं या अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि रिलक्टेंस किसके तुल्य है। रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस को हिंदी में हम लोग प्रतिष्ठंभ कहते हैं। रिलक्टेंस कहने का मतलब यह है कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो काम रेजिस्टेंस का होता है, वही मैग्नेटिक सर्किट में हमारा काम रिलक्टेंस का होता है। तो रिलक्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो का अपोज करता है। जिस परिपथ में रेजिस्टेंस का मान जितना अधिक होगा, करंट उतना कह सकते हैं कि कठिनता से प्रवाहित होगी। जितना अधिक रेजिस्टेंस उतना अधिक उस मार्ग में करंट के लिए टैकल या बाधा। अब जैसे रिलक्टेंस कहने का मतलब यह है कि जिस मैग्नेटिक सर्किट में या जिस मैग्नेटिक पदार्थ का रिलक्टेंस जितना अधिक होगा, वह मैग्नेट उतने आसानी से नहीं बना सकता, या जो कह सकते हैं कि वह मैग्नेटिक पदार्थ आसानी से फ्लक्स को स्थापित नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो काम करंट का होता है, मैग्नेटिक सर्किट में वही काम हमारा फ्लक्स का होता है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो काम हमारा रेजिस्टेंस का होता है, मैग्नेटिक सर्किट में वही काम हमारा रिलक्टेंस का होता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। ऐसे ही रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में क्या करेगा, रिलक्टेंस फ्लक्स स्थापित करने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो जिस मैग्नेटिक सर्किट या जिस मैग्नेटिक पदार्थ का रिलक्टेंस जितना अधिक होगा, वह उतनी आसानी से फ्लक्स को स्थापित नहीं होने देगा। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है धारा, ऑप्शन सेकेंड है प्रतिरोध, ऑप्शन थर्ड है वोल्टेज और ऑप्शन फोर्थ है फ्लक्स। तो कह रहा है रिलक्टेंस किसके तुल्य है, तो रिलक्टेंस हमारा तुल्य है वह है हमारा प्रतिरोध के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि डायनेमिक इंडक्शन का प्रयोग किया जाता है। डायनेमिक इंडक्शन कह सकते हैं कि गतिशील प्रेरण। ठीक है, प्रेरण दो प्रकार से होता है, स्टैटिक इंडक्शन और हमारा डायनेमिक इंडक्शन। स्टैटिक इंडक्शन कहने का मतलब यह है कि प्रेरण की जो क्रिया हो रही है वह हमारी स्थिर अवस्था में, यानी हमारा चालक स्थिर अवस्था में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायनेमिक इंडक्शन का प्रयोग किया जाता है सेल में, ट्रांसफार्मर में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सेल में कोई भी इंडक्शन की क्रिया नहीं होती है। अब ट्रांसफार्मर में इंडक्शन की क्रिया होती है। अगर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, एक कोर पे 2 वाइंडिंग लगे हुए हैं, एक प्राइमरी साइड है, एक सेकेंडरी साइड है, तो वह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करेगा। अगर ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसमें सिंगल कोर, सिंगल वाइंडिंग है, उसको हम वो कहेंगे कि वह हमारा सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। दोनों में इनमें से कोई नहीं। तो कह सकते हैं कि डायनेमिक इंडक्शन का प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, विद्युत चुंबक की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसके पोलों का सामर्थ्य हमें बढ़ाना है। तो आपको पता होगा कि पोलों की जो इंटेंसिटी होती है उसका फार्मूला होता है H = NI/L। H = NI/L होता है। अब यहाँ पे देखिए, N क्या है, टर्नों की संख्या, I क्या है, करंट, और L क्या है, उसके एक पोल की लंबाई। जैसे किसी भी पोल में या किसी भी मैग्नेट में 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो चाहे वो टेम्परेरी मैग्नेट हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक है। तो किसी भी मैग्नेट का जो इंटेंसिटी, किसी एक पोल की इंटेंसिटी या मैग्नेट की जो सामर्थ्य या क्षमता होती है, उसका फार्मूला होता है H = NI/L, जहाँ H क्या है, इंटेंसिटी, N क्या है, N कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न या नंबर ऑफ कंडक्टर, I क्या है, I करंट है, और L क्या है, उसके एक पोल की लंबाई। तो यहाँ से देखिए, कह रहा है कि चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी कम होगा या नहीं है। सेकंड देखिए, लंबाई नियत रखेंगे तब भी इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि हमें बढ़ाना है।
थर्ड देखिए, कह रहा है कि टर्नों की संख्या बढ़ाकर, टर्न की संख्या बढ़ाकर हो सकता है, टर्नों की संख्या घटाकर टर्न की संख्या घटाएंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, टर्नों की संख्या बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि एमएमएफ की इकाई है। एमएमएफ क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो काम हमारा ईएमएफ का होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का होता है, वही हमारा मैग्नेटिक सर्किट में काम एमएमएफ का होता है। एमएमएफ को हम लोग लिखते हैं, एमएमएफ इज इक्वल टू होता है एन इंटू आई। एन क्या है? टर्नों की संख्या, आई क्या है? करंट। तो एमएमएफ का यह होता है, और फार्मूला जब होगा तो टर्न को हम टी लिखते हैं और करंट को ए लिखते हैं। एम्पीयर टर्न होता है, इसको हम लिखते हैं, जो एमएमएफ की इकाई होती है, यूनिट होती है, वह होता है एम्पीयर टर्न। तो यहां से देखिए, एमएमएफ की इकाई, ये पहला वोल्ट नहीं होगा, दूसरा आर्ग नहीं होगा, तीसरा कूलाम, यह भी नहीं होगा, चौथा एम्पीयर टर्न। तो जो एमएमएफ की इकाई होगी वह होगी एम्पीयर टर्न। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ नंबर देखिए, कह रहा है रिलक्टेंस की इकाई है। अभी आपको रिलक्टेंस बताया गया है कि रिलक्टेंस क्या होता है। तो रिलक्टेंस का जो फार्मूला होता है, रिलक्टेंस को आरएम से प्रदर्शित करते हैं। रिलक्टेंस का फार्मूला होता है एमएमएफ अपॉन फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन फ्लक्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम एनआई से प्रदर्शित करते हैं। एनआई क्या हो गया? एम्पीयर टर्न, और फ्लक्स को प्रदर्शित करते हैं वेबर से, तो यह हो जाएगा एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है वेबर, नहीं, यह फ्लक्स का मात्रक है। सेकंड ऑप्शन है एम्पीयर, नहीं, यह हमारा करंट का मात्रक है। थर्ड ऑप्शन है मैक्सवेल, यह हमारा फ्लक्स का मात्रक है। फ्लक्स का दो मात्रक होता है, एक सीजीएस पद्धति में, एक एमकेएस पद्धति में। तो जो सीजीएस पद्धति में होता है वह मैक्सवेल होता है, और जो एमकेएस पद्धति में होता है वह हमारा वेबर होता है। और लास्ट है एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रिलक्टेंस का जो फार्मूला है, रिलक्टेंस को हमने आरएम से प्रदर्शित किया, और रिलक्टेंस बराबर होता है एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। एमएमएफ को एफएम से प्रदर्शित किया। एमएमएफ क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एफएम का जो फार्मूला होता है वह एन इंटू आई होता है, यहाँ आपको बताया गया है। एन आई यानी एम्पीयर टर्न, और नीचे फ्लक्स है वेबर, एम्पीयर टर्न प्रति वेबर। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। क्या कर रहा है? कह रहा है कि 50 एम्पीयर की धारा वाले 2 मीटर लंबे चालक पर 150 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र पर समकोण लगाने वाला बल होता है। तो यह न्यूमेरिकल से संबंधित हमारा, या मैग्नेटिक सर्किट से, या कह सकते हैं कि मैग्नेट से संबंधित है। तो 50 एम्पीयर की धारा, तो देखिए, आइए देखा जाए, आई हमारा 50 एम्पीयर है। उसके बाद कह रहा है कि 2 मीटर लंबे, L इज इक्वल टू 2, और B का मान दिया है, जो टेस्ला होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है। B की जो वैल्यू दी है 150 टेस्ला, और थीटा का वैल्यू दिया है 90 डिग्री। कह रहा है कि समकोण पर लगाने वाला बल। तो जो समकोण पर लगाने वाला बल होगा वह हमारा इस फार्मूले से निकलेगा, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला, F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। I का मान है 50, B का मान है 150, L का मान है 2, और साइन थीटा यानी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 15,000 न्यूटन। तो जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए है 5 न्यूटन, ऑप्शन बी है 50 न्यूटन, ऑप्शन सी है 500 न्यूटन, और ऑप्शन डी है 15,000 न्यूटन। तो डी इज द राइट आंसर। ये जो आपका निकलेगा, F बराबर आई बी एल साइन थीटा, इस फार्मूले से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात करने की इकाई है। यानी किसी भी मैग्नेट में उसकी पोलरिटी को निर्धारित करने वाला, या कह सकते हैं कि पोलरिटी को निर्धारित करने के लिए कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या फिर ऑप्शन बी है हेलिक्स का नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात करने का जो कह सकते हैं नियम है, इकाई से ज्यादा बेटर होगा, यहाँ पे लिख दिया जाए नियम। हाँ,
अब देखिए सवाल क्या है, कह रहा है कि ध्रुव की ध्रुवता ज्ञात करने का नियम है। किस नियम के द्वारा किसी मैग्नेट में हम पोलरिटी को निर्धारित कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी है हेलिक्स का नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हेलिक्स का नियम है यह हमारा बताता है कि पोलरिटी किधर नॉर्थ पोल है, किधर साउथ पोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कह रहा है पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है उसे कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए परमिएंस, ऑप्शन बी है रिलक्टेंस, ऑप्शन सी है ससेप्टिबिलिटी और ऑप्शन डी है धारण शक्ति। तो अभी आपको बताया गया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक सर्किट में जो काम फ्लक्स का होता है वही इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में वही काम हमारा करंट का होता है। तो करंट आसानी से फ्लो किस परिपथ में होता है? जिसका रेजिस्टेंस कम हो, कंडक्टिविटी ज्यादा हो, कंडक्टेंस अधिक हो, यानी चालकता अधिक हो। तो जो चालकता का जैसे कह सकते हैं कि कंपैरिजन किया जाए इलेक्ट्रिक सर्किट में डीसी सर्किट से और हमारा मैग्नेटिक सर्किट से, तो डीसी सर्किट में जो काम चालकता का होता है वही हमारा मैग्नेटिक सर्किट में काम परमिएंस का होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। जो पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है वह परमिएंस होता है। 9th नंबर देखिए, करा इंडक्टेंस की इकाई है। इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व, प्रेरकत्व की इकाई क्या है? ऑप्शन ए है ओम, यह रेजिस्टेंस की इकाई है। ऑप्शन बी है मोहो, यह हमारा चालकता की इकाई है जिसे कंडक्टेंस कहते हैं। ऑप्शन सी है फैराड, यह हमारा कैपेसिटेंस की इकाई है और ऑप्शन डी है हेनरी। तो हेनरी इज द राइट आंसर जो हमारा इंडक्टेंस की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, निम्न में से स्थायी चुंबक पदार्थ है। कह रहा है कि किसके द्वारा हम स्थायी मैग्नेट या कह सकते हैं कि स्थायी मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट इसको बनाया जा सकता है। तो परमानेंट मैग्नेट के रूप में कॉपर, ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी इस्पात और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टील का प्रयोग किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि वीडियो से संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।